अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कमेंट्स रिस्पांस डे का। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो बना दें। जी बिल्कुल, मुझे आपका क्वेश्चन और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो याद है। और क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा डिटेल में मैं वीडियो इसके ऊपर जल्द ही बनाऊंगी। ये है जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड, और इसमें है जी मास्टर कार्ड टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड और सादिक मास्टर कार्ड प्लैटिनियम क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा मास्टर कार्ड प्लैटिनियम क्रेडिट कार्ड है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड मास्टर कार्ड वर्ल्ड डेबिट कार्ड है। ये सारे वीआईपी कस्टमर्स वाले या प्रोटोकॉल वाले कार्ड हैं। ठीक है, ये आगे नॉर्मल कार्ड हैं। इजी क्रेडिट कार्ड के नाम से एक कार्ड है। इसके अलावा मास्टर कार्ड टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा जी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड कॉर्पोरेट कार्ड। ठीक है, ये जो 3 कार्ड हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी डिटेल में मैं इंशाल्लाह जल्द ही इसकी वीडियो बना दूँगी। जो इनका इजी क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर इनकी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी है कि मंथली इनकम आपकी 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मास्टर का टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें है जी आपकी मंथली इनकम 50,000, और वही सेम क्राइटेरिया है जो ऊपर था। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट कार्ड के लिए जी आपकी मंथली इनकम 40,000 होनी चाहिए, और आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, और 25 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं। अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा लेंथी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स में कि एक तो यू हैव टू बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज इफ़ यू आर सैलरीड, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 21 साल, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने 25 साल, तो आपकी उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए कम से कम। इसके अलावा मस्ट है वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। आपका कोई ना कोई जीमेल, हॉटमेल या याहू का ईमेल आईडी होना चाहिए जो एक्टिव हो। इसके अलावा हैव अ वैलिड पाकिस्तान मोबाइल नंबर। आपका अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो इनकी सही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है। इसके अलावा हैव अ क्रेडिट कार्ड और अ लोन प्रोडक्ट फ्रॉम एनी बैंक फॉर मोर देन 1 ईयर। ये एक मीन की कंडीशन है जो आपको जिसकी वजह से आपको मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। इसमें है कि आपने पहले से क्रेडिट कार्ड या कोई लोन प्रोडक्ट लिया हुआ होना चाहिए किसी और बैंक या चार्टर्ड बैंक से। 1 साल का अरसा उसे हो चुका हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने पहले कोई लोन प्रोडक्ट लिया हुआ हो जिसको 1 साल हो चुका हुआ हो, यानी कि उससे वो फिर अंदाज़ा लगाएंगे आपका जो है वो क्रेडिट इमेज क्या है। ये थी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी एटीएम से 2 लाख विड्रॉ किए हैं, फिर भी 0.6% टैक्स लगा है। नॉन फाइलर हूँ तो नॉन फाइलर को कैश विड्रॉ करने पे अगर आप 50,000 से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे वो एटीएम से करें या फिर आप चेक के ज़रिए विड्रॉ करें, जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है ना जिस ट्रांजेक्शन में, वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाती है। और कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको एक दिन में अगर आप 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो 0.6% के अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस हिट होते हैं, जो कि 1 लाख के ऊपर 600 रुपये बनते हैं। नेक्स्ट है जी, एक बंदा अगर चेक के ज़रिए या मोबाइल ऐप से किसी को अमाउंट सेंड करे फिर भी 0.6% टैक्स लगेगा। क्या 50,000 अबव पर, या 0.6% टैक्स सिर्फ फिजिकल विड्रॉ। देखें, जो आप कैश ट्रांजैक्शन करती हैं ना सिर्फ उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अगर आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन करती हैं, यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र करती हैं, बिल पेमेंट करती हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग्स सीनियर से अगर सर्टिफिकेट कैश करवाएँ तो वो रकम अगर हम किसी दूसरे अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसके लिए नेशनल सेविंग वालों को बैंक अकाउंट देना पड़ेगा या फिर नेशनल सेविंग वाले अपना चेक देंगे। देखें, वो जब आप एक दफ़ा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सीनियर सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट है जब आप इन कैश करवा लेंगे या वहाँ से ख़त्म करवा देंगे, या जो भी आपके पैसे होंगे, आप जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकते हैं। किसी प्राइवेट बैंक में लेके जाएँ, किसी गवर्नमेंट बैंक में लेके जाएँ, किसी और अकाउंट में डिपॉजिट करवाएँ, उसके ऊपर नेशनल सेविंग्स का कोई मीन के रद्द-ए-अमल नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, फाइलर को 0.6% टैक्स नहीं लगता है। राइट सिर्फ नॉन फाइलर के लिए होता है। जी बिल्कुल, नॉन फाइलर के लिए होता है, फाइलर के लिए नहीं होता। पप्पू राजा का कहना है कि 4 अनमैरिड डॉटर हैं जिसमें 2 डॉटर अंडर 18 ईयर हों, आईडी कार्ड भी नहीं बना हो, बैंक अकाउंट भी नहीं हो, तो उनका क्या होगा? पेंशन। जी देखें, अगर 4 जो है वो कुंवारी बच्चियां हैं तो पेंशन चारों में ही डिवाइड होगी। अगर उनमें से 2 माइनर हैं तो उन 2 माइनर के साथ उनके भी अकाउंट ओपन हो सकते हैं। माइनर अकाउंट भी ओपन होता है जिसमें आपका गार्डियन के तौर पे, यानी कि गार्डियन के बिहाफ पे माइनर का
अकाउंट ओपन होता है। 18 साल तक की जब तक वो नहीं हो जाती हैं तब तक जो गार्डियन है वो उनके उनके बिहाफ पे, गार्डियन के बिहाफ पे माइनर का अकाउंट ओपन होगा, और जैसे ही वो 18 साल की होंगी तो फिर वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्टे सेव एंड प्लस थैंक यू। अगर बंदा चेकबुक से 4 मिलियन विड्रॉ करा ले तो फिर साथ एटीएम से भी विड्रॉ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, आप दोनों से करवा सकते हैं, क्योंकि एटीएम कार्ड की अपनी लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक विड्रॉ करवा सकते हैं, चाहे आपने चेक से जितने मर्जी विड्रॉ करवाए हुए हो। नेक्स्ट है HBL का कनेक्ट अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? कनेक्ट अकाउंट हो तो HBL नॉर्मल भी ओपन हो सकता है। साथ तरीका ये है कि आपने नियरेस्ट HBL कनेक्ट एजेंट के पास जाना है, आप अपने एरिया के किसी भी रजिस्टर्ड HBL कनेक्ट एजेंट के पास जाएं, या ये एजेंट आपको जनरल स्टोर्स, मोबाइल शॉप्स या HBL साइन बोर्ड वाले दुकानों पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें सिर्फ आपने अपना ओरिजिनल CNIC लेकर जाना है, कोई फॉर्म भरना या बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, एजेंट आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा और बेसिक इन्फो लेकर कनेक्ट अकाउंट जो है वो फौरी तौर पे आपका ओपन कर देगा। मोबाइल नंबर और SMS, आपके मोबाइल नंबर पर अकाउंट ओपन होने के कंफर्मेशन SMS आ जाएंगे, उसके बाद आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कनेक्ट अकाउंट है तो उसे नॉर्मल HBL ब्रांच अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप ये करवा सकते हैं। उसका प्रोसेस होता है कि आपने किसी भी नियरेस्ट HBL की ब्रांच में विजिट करना है, अपना ID कार्ड लेके जाना है, अकाउंट अपग्रेड रिक्वेस्ट आपने वहाँ पे देनी है कि कनेक्ट टू रेगुलर अकाउंट कन्वर्जन फॉर्म आपने फिल करना है। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे कि आपसे एड्रेस प्रूफ लिया जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं, KYC बायोमेट्रिक वगैरह जैसे अकाउंट ओपनिंग के वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपसे लिए जाएंगे, और आपका 3 से 5 कारोबारी दिनों में आपका जो कनेक्ट अकाउंट है वो एक नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली कनेक्ट अकाउंट होता क्या है, ये मेनली उन लोगों के लिए होता है जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज चाहते हैं बिना ब्रांच जाए, लेकिन अगर आपको चेकबुक चाहिए, ATM कार्ड चाहिए या सैलरी ट्रांसफर सर्विसेज चाहिए तो फिर आपको HBL अकाउंट लेना ही बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा बैंक अकाउंट फादर के फंड प्रोवाइडर के इनकम से ओपन है, फ्रेंड के 30,000 40,000 अपने अकाउंट में अब्रॉड से रिसीव कर लूँ, फाइलर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अब्रॉड की अमाउंट रिटर्न टाइम में नॉन फाइलर का तो नहीं। अगर आपका फंड प्रोवाइडर के तौर पर अकाउंट ओपन हुआ है तो 30-40 हज़ार की रेमिटेंस मंगवाने में कोई ऐसा मसला नहीं होगा, आप मंगवा सकते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करें, नहीं ना मैंने तो 2-3 लोगों से सुना है कि उसने अपना गोल्ड सोना बैंक में रखा कर पैसे लिए हैं, ये कैसे होता है? देखें वो फिर ना कोई दूसरा माइक्रो फाइनेंस बैंक होगा, ये इस तरह के प्राइवेट बैंक्स नहीं होंगे, HBL मैदान ये इस तरह के कमर्शियल बैंक्स नहीं होंगे, ये जैसे कि टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है, या इसके अलावा एक और बैंक है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ सोना रखवा के ही, यानी कि वो बैंक नहीं होता, वो एक इदारा होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप उसको कह सकते हैं, वो एक इदारा होता है, वहाँ पर आप अपना सोना गिरवी रखवा के वहाँ से पैसे ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप कहें कि कमर्शियल बैंक्स में ऐसा होता है तो कमर्शियल बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रॉस चेक पे वाली जगह जिसका नाम हो उसका कोई अकाउंट नहीं हो तो वो क्रॉस चेक वो बंदा सोर्स ऑफ इनकम बनाकर अकाउंट ओपन होगा, कितनी अमाउंट का क्रॉस चेक हो इनकम चलेगा। अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास क्रॉस चेक है, अब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कोई काम नहीं करता है, तो फिर वो किस तरह से अपने अकाउंट को ओपन करवाएगा? क्या वो उसी क्रॉस चेक को सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे यूज़ कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि ये चेक सिर्फ और सिर्फ एक वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है और किसी भी वन टाइम ट्रांजैक्शन को इस तरह से सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर जो चेक है वो मिलियंस में है, जैसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख, तो फिर आप उसको सोर्स ऑफ इनकम बना के सेविंग पर्पज़ के लिए उस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं कि मेरे पास इतनी अमाउंट है और मैं इस अमाउंट का चेक जो है वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा के उसका प्रॉफिट हासिल करना चाहता हूँ, तो बैंक अकाउंट ओपन कर देगा। लेकिन अगर 1-2 लाख का या 2-4 लाख का चेक है तो फिर वो बैंक जो है वो आसान अकाउंट ओपन करके उसका चेक पास करवा देगा, क्योंकि बैंक वालों को भी पता होता है कि इसने सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन करनी है, उसके बाद इसने दोबारा कभी अकाउंट को देखना भी नहीं है। तो इसका जो चेक है वो सिर्फ उसको कैश करवाना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो अकाउंट चाहता है। आसान अकाउंट ओपन होगा, वो अपना चेक उसमें डिपॉजिट करवाएगा, विड्रॉ करवा के वो अकाउंट इस्तेमाल करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज़ जो है वो बंद भी करवा सकता है।
नेक्स्ट टाइम मैं मरी था, वहाँ मेरा यूबीएल एटीएम कार्ड मरी की अलाइड एटीएम में कैप्चर हो गया, मैं घर वापस आ गया हूँ। तो कोई बात नहीं, जहाँ का भी चेक होगा वो कंसर्न डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अगर आपका चेक वैलिड होगा, डैमेज नहीं हुआ होगा, तो वो आपके बैंक की मेन ब्रांच में आ जाएगा, वो उसको वहाँ पर डिस्पैच कर देंगे। और ब्रांच का जो भी हेड ऑफिस या डिपार्टमेंट जहाँ पर भी वो कार्ड आएगा, वो फिर उसकी कंसर्न ब्रांच में डिस्पैच कर देंगे। ये 7 से 10 कारोबारी दिनों का प्रोसेस होता है। आप अपनी ब्रांच में एक दफ़ा कॉल करके इंटीमेट कर दें कि मेरा कार्ड रिसीव होगा, कैप्चर हो गया था मरी में, तो वो जैसे रिसीव हो तो मुझे कॉल कर दें, ठीक है, ताकि वो जैसे रिसीव हो आपको कॉल कर दें। नेक्स्ट है जी, मेरे दोस्त कहते हैं बैंक अकाउंट में जीमेल ऐड नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्कैमर जीमेल एक्स हैकर करके अकाउंट में ऐड जीमेल से ओटीपी स्कैम। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने जीमेल को सिक्योर रखना है। आपने जीमेल का पासवर्ड एक तो ब्राउज़र में सेव नहीं करना, दूसरा आपने जीमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो लगानी है, यानी कि जिस तरह की भी आप उसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी उसमें लगा सकते हैं ताकि आपका जीमेल जल्दी से हैक ना हो। क्योंकि जाहिर बात है कि उसका रिकवरी ईमेल भी होता है, आपको अक्सर मेल आ रही होती है कि किसी ने आपका लॉगिन करने की कोशिश की है, कि आप ही हैं या कोई और है, यानी कि जैसे आपकी डिवाइस चेंज होती है उस जीमेल को ओपन होने के लिए, तो आपको फौरी मेल आ जाती है। तो आपने इस तरह की मेल्स का ख्याल रखना है, और अगर वो आप नहीं हैं तो वहाँ पर आपने फौरी तौर पर उनको इन्फॉर्म करना है कि जी बिल्कुल ये मैं नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अकाउंट हो तो बंदा कितनी बार कितने टीडीआर ले सकता है। आप जितने चाहें मर्जी टीडीआर ले सकते हैं। टीडीआर सिर्फ पैरेंट ब्रांच बुक कर सकते हैं, या अदर सिटी में भी कोई ब्रांच नहीं, आप सिर्फ पैरेंट ब्रांच से ही टीडीआर बुक करवा सकते हैं। इस ऐप से ट्रांजैक्शन लिमिट कम ज़्यादा पर भी वीडियो दो प्लीज़। अच्छा, यूबीएल एप्लीकेशन के बारे में ये बता रही हैं जी, ठीक है, मैं जल्दी बनाऊँगी। नेक्स्ट टाइम नया जॉइंट अकाउंट से चेक से 1 मिलियन विड्रॉ कराना था। चेयर्स ना बोलो, पता नहीं क्या लिखा हुआ इन्होंने। वो अकाउंट ऑफिसर कोई था, उससे चेक पर सिग्नेचर कराओ। ऐसा क्यों, क्या बैंक वाले लार्ज अमाउंट पर ऐसा करते हैं और स्मॉल पर? अच्छा, कैशियर लिखना होगा कि कैशियर ने बोला कि वो अकाउंट ऑफिसर कोई था, उससे चेक पर। हाँ, तो 1 मिलियन अकाउंट देखें, जब अमाउंट ज़्यादा होती है ना, तो उसमें ये कैशियर के पास एक्सेस होती है कि आप इतनी अमाउंट तक जो है वो मीन के एंट्रीज कर सकते हैं बगैर किसी ऑथराइजेशन के। लेकिन जब 3 लाख 5 लाख यानी कि जो भी उनकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा की अमाउंट अगर होती है, तो फिर उस सिनेरियो में आपको ऑपरेशन मैनेजर या कैश मैनेजर की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। उसके बगैर चेक विड्रॉ नहीं होता, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होता है कि कैशियर के ऊपर इतना जल्दी रिलाई नहीं किया जा सकता। कैशियर, बहुत से कैशियर जो हैं वो न्यू भी होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गलती के चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट के ऊपर कैशियर के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता है, इसलिए 1 मिलियन की अमाउंट ज़्यादा है और कैश मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर को उसमें इन्वॉल्व किया गया होगा। नेक्स्ट है, सेविंग अकाउंट बैंक प्रॉफिट पर फाइलर को 15%, नॉन फाइलर को 35% टैक्स लगे, तो लेट फाइलर को क्या परसेंटेज टैक्स लगेगा? लेट फाइलर का सॉरी मैं मतलब नहीं समझी, इसको क्लैरिफाई कीजिएगा। इसमें डेली अर्न होता है, मिज़ान कैश फंड में जी बिल्कुल डेली अर्न होता है। जॉइंट अकाउंट में कोई चीज़ अपडेट या चेंज करानी हो तो दोनों अकाउंट होल्डर के बैंक में पेपर पर साइन होंगे। देखें, इस चीज़ को आप क्लैरिफाई कर लें। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपका पूरा का पूरा जॉइंट अकाउंट आपके ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलेगा। अगर आपने ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस में यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि दोनों में से कोई भी चेक को विड्रॉ कर सकता है, तो फिर आपने कोई भी अगर अपडेट करवानी है तो भी दोनों में से कोई भी जाके उस चीज़ को अपडेट करवा सकता है। लेकिन अगर आपने ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस ये दी हुई हैं कि जब तक दोनों के साइन नहीं होंगे चेक विड्रॉ नहीं होगा, तो फिर कोई भी चीज़ अगर अपडेट होनी होगी तो उसके लिए भी दोनों का ही विजिट करना ज़रूरी है। दोनों के ही आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और दोनों के ही साइन रिक्वायर्ड होंगे। तो ये आपने देखना है कि आपने ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं। नेक्स्ट है, एमसीबी मिज़ान एचबीएल अगर स्टेट बैंक की ऐप डाउनलोड करके उसी में सारे अकाउंट यूज़ कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। डोरमेंट अकाउंट हो तो डोरमेंट अकाउंट से तो स्कैम नहीं होता या हो जाता है? नहीं, डोरमेंट अकाउंट हो तो उससे नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें डेबिट ट्रांजेक्शन अलाउ ही नहीं होती हैं। आप उसमें क्रेडिट करवा सकते हैं लेकिन पैसे निकलवा नहीं सकते हैं, तो डोरमेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है, ये मेन ब्रांच हर सिटी में एक होती है या ज़्यादा? एचबीएल या यूबीएल इनकी मेन ब्रांच लाहौर एक होगी या ज़्यादा होंगी? नहीं, लाहौर ब्रांच में एक ही मेन ब्रांच है। और देखें, डिपेंड करता है ना बैंक वालों के ऊपर कि बैंक का अगर ब्रांचेस ज़्यादा हैं या कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, कस्टमर पोर्टफोलियो, तो हो सकता है कि उनकी एक ब्रांच में मेन ब्रांच जो हैं वो ज़्यादा हों, एरिया के हिसाब से हों। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी बैंक का पोर्टफोलियो क्या है।
वाइट चेक क्या होता है? अच्छा, वाइट चेक का मतलब होता है कि एक ऐसा चेक जिसमें अमाउंट और डेट लिखी होती है लेकिन पे का नेम नहीं लिखा होता, यानी कि किसको पैसे देने हैं वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता। वाइट चेक की खुसूसियत क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पेई नेम ब्लैंक होता है, जिसको पैसे मिलने हैं उसका नाम नहीं लिखा हुआ होता। अमाउंट जो है, जितनी रकम देनी होती है वो लिखी हुई होती है, डेट भी लिखी हुई होती है कि कब पैसे देने हैं, सिग्नेचर भी हुए हुए होते हैं, ठीक है। और वाइट चेक का इस्तेमाल बेसिकली कब किया जाता है कि यह आमतौर पर तब दिया जाता है जब चेक लेने वाला खुद बाद में पेई का नाम लिखना चाहता हो। कभी कभी लोग वाइट चेक गारंटी के तौर पर भी देते हैं, जैसे लोन, बिजनेस डीलिंग या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह में। इसका मिसयूज़ भी हो सकता है अगर किसी ने नाम अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। जब भी आप चेक दें वाइट चेक तो ध्यान रखना है आपने। और इसमें क्या होता है कि वाइट चेक को सिक्योरिटी चेक भी कहा जा सकता है, जब किसी पार्टी को ट्रस्ट के लिए दिया जाता है। लेकिन इस तरह के चेक लीगल रिस्क भी होते हैं, इनके मिसयूज़ भी हो सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली वाइट चेक, जिसमें पेई का नाम नहीं लिखा हुआ होता, बाकी तमाम तरह डिटेल्स मेंशन होती हैं। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माई एबीएल बैंक में आसान करंट अकाउंट बना कर दे सकती हैं? नहीं, ये आप डेस्कटॉप वगैरह पे डिजिटली ओपन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप ब्रांच में जाके प्रॉपरली अकाउंट ओपन करवाएं। नेक्स्ट है डीएक्टिवेट बैंक अकाउंट क्या होता है और ये कब और क्यों होता है, ठीक कैसे होगा डीएक्टिवेट होने की रीज़न? देखें, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च करें डोरमेंट अकाउंट और डोरमेंट या इनएक्टिव अकाउंट हुमा उस्मान, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं कि मेन रीजंस ऑफ ब्लॉकेज अकाउंट या ब्लॉक्ड अकाउंट हुमा उस्मान, ठीक है। तो आपके पास में दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। इसके अलावा ये दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिल्कुल सच कह रही हैं भाई, 942 मेरे अकाउंट में भी इतनी ही अमाउंट आई है। अच्छा, ये मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन की थी एतमाद की, और उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल मेरी इतनी ही अमाउंट आई है। नेक्स्ट है, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, मेरा पाकिस्तान में MCB 1 करंट अकाउंट है। पाकिस्तान में मेरा रेमिटेंस कोई अकाउंट नहीं है, बस एक ही अकाउंट था पाकिस्तान में। अब क्या मैं उसी में अपने पैसे भेज सकता हूँ? विड्रॉ तो होना कोई नहीं, अकाउंट एक्टिव करेगा। जी बिल्कुल, आप पहले कंफर्म कर लें कि अकाउंट आपका एक्टिव ही है। अगर अकाउंट आपका एक्टिव है तो बिल्कुल आप उसी में ही 1 करंट अकाउंट में ही पैसे भेज सकते हैं। जब भी आप ब्रांच आए, यानी कि पाकिस्तान में आए, तो आप अपनी ब्रांच में जाके उस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके जो अपने रिलेटिव के साथ 50K स्कैम हुआ था, आपने तो वो क्या रिकवर कर दिए थे? क्या बना था? नहीं, वो रिकवर नहीं हुए थे, क्योंकि उसने वो जायज़ कैश करवाया था, बैंक उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ ही करना है, लालच में नहीं आना है। जो बंदा मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग ऐप ही हो ही ना, यूज़ ही नहीं करता हो, फिर वो लिंक पर देखें। बेशक आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते, लेकिन डेस्कटॉप पर इंटरनेट बैंकिंग भी इस्तेमाल हो सकती है, जिसके ज़रिए ट्रांजैक्शन हो जाती है। या इसके अलावा आपके ATM कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, चाहे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो या ना हो। तो ये आपने OTP वगैरह का ख्याल रखना है, किसी को नहीं देना है। अगर अकाउंट से 1 रुपया भी आउट हो तो वो स्टेटमेंट में शो हो जाता है। जी बिल्कुल, इवन के एक पैसा भी आउट होगा तो वो भी डेबिट ट्रांजेक्शन में शो हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की CC की नहीं बताया, मैंने इस वीडियो के शुरू में बता दिया है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, बाकी डिटेल में वीडियो में मैं इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगी। गुड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जी, थैंक यू सो मच। UBL मोबाइल ऐप में भी क्या 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है? तो ये फिर कैसे ऑन होगा? देखिए, आप उसमें ना बायोमेट्रिक का लगा लें, ठीक है। जब आप बायोमेट्रिक का लगाएंगे ना, तो बायोमेट्रिक के बगैर कोई ओपन ही नहीं कर सकता है। और उसके पासवर्ड को अल्फ़ान्यूमेरिक बनाएं और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, ताकि कोई उसको यूज़ ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सियालकोट से मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक प्लेस पे हम अपना मोबाइल डाटा यूज़ करके कोई पेंटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं या नहीं, क्या ये सेफ़ होगा? अच्छा, आप अपना अगर मोबाइल डाटा इस्तेमाल करें तो फिर तो आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए आप कभी भी वो डिटेल ओपन ना करें जो आपकी सेंसिटिव हो, या जिससे आपको पता हो कि ये लीक हो गई तो मेरे लिए मसला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। UBL आसान करंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 2025 बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आसान अकाउंट, अब तो बहुत से डिजिटल अकाउंट आ गए हैं जो आप घर बैठे ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करती हूँ। मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप बैंक में जाके ओपन करवाएँ। What if I have an instant loan from बैंक अल्फला, स्टिल आई कैन गेट द कार्ड?
देखें, बिल्कुल आप कार्ड ले सकते हैं। अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ है तो देखें, जब भी आप कहीं से भी लोन लेंगे ना, लोन लें, ऑटो लोन लें, होम लोन लें, क्रेडिट कार्ड लें, तो आपकी ईसीआईबी चेक की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपका चेक किया जाता है कि आपकी वर्थ कितनी है, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी ज़राया आमदनी क्या क्या है, और आप के लोन कितने हैं, कितने लोन की इंस्टॉलमेंट्स आप करंटली अभी पे कर रहे हैं। अगर आपने वहाँ से भी क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, एक दूसरे बैंक से लोन लिया हुआ है, कहीं से ऑटो लोन लिया हुआ है, तो फिर वो चेक करते हैं कि आप क्या इससे काबिल हैं कि अब आप अपने रिमेनिंग जो आपके बच रहे हैं पैसे, उससे आप एक और क्रेडिट कार्ड ले सकें। अगर आप एलिजिबल होंगे ईसीआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपको वो कार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। तो जितने भी आपने लोन्स वगैरह लिए हुए होते हैं वो सारे के सारे ईसीआईबी में शो कर जाते हैं। नेक्स्ट है जी, ये जो कॉल पर सिर्फ ओटीपी बताने पर फौरी स्कैम हो जाता है। कॉल करने वाला पहले से हमारी सारी इन्फो लेकर बैठा, देखें इनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन होती है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आपने अपनी तरफ से एहतियात करनी है। मैम, अगर मैं 2 या 1 लाख अकाउंट में रखूँ और 40,000 से कम बैलेंस ना करवाऊँ तो ठीक है जी, बिल्कुल आप एचबीएल फ्रीडम अकाउंट में अगर 40,000 अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है। मैं अगर एचबीएल एटीएम कार्ड अप्लाई करूं तो मुझे एनुअल चार्जेस अलग लगेंगे और न्यू कार्ड लेने के अलग लगेंगे। एनुअल चार्जेस नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, जब आप न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पिछला कार्ड बंद करवाएं। जैसे आप पिछला कार्ड बंद करवाएंगे तो रिप्लेसमेंट चार्जेस लगेंगे कि आपने कार्ड पिछला डैमेज हो गया था या मिसप्लेस हो गया था या कुछ भी हो गया था किसी भी रीज़न की वजह से, जब आप दूसरा कार्ड लेंगे तो उसी वक्त आपको कार्ड की इशेंस फ़ीस यानी कि रिन्यूअल फ़ीस जो है वो चार्ज होगी। एचबीएल में रिप्लेसमेंट फ़ीस जो है वो हाफ़ होती है आपकी उस कार्ड की जो एनुअल फ़ीस होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्ड की एनुअल फ़ीस 2,000 है तो एचबीएल में आपकी रिप्लेसमेंट फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये होती है। लेकिन बहुत से बैंकों में आप अगर कार्ड रिप्लेस भी करवाती हैं तो भी आपको एनुअल फ़ीस के इक्वल चार्जेस हिट होते हैं। तो जब आप नया कार्ड बनवाएंगे ऑन द स्पॉट आपको चार्जेस हिट होंगे और फिर उसके बाद 1 साल के बाद ही चार्जेस हिट होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो जो है आज मैं कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो सैटरडे को ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर मैंने आज ना की और कोई और वीडियो अपलोड कर दी तो फिर ये वाली वीडियो मंडे को आएगी। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो मंडे को आए, नहीं तो ये सैटरडे को ही अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।